हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो स्वागत करते हैं आपका 18 नवंबर 2021 के द हिंदू न्यूज़पेपर में। देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। स्टार्ट करने से पहले जिसको भी लगता है कि उनका करंट अफेयर्स वीक है या जिनको भी लगता है कि वो अगले साल के लिए किस तरीके से कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहें, तो वो हमारे करंट अफेयर्स के प्लान के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम करंट अफेयर्स ना केवल प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए भी प्लस ऐसे राइटिंग के लिए अलग से हम उसमें सेशंस ले रहे हैं। एंड इसके साथ साथ 5 फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स जो आपका एक तरीके से मिनी टेस्ट सीरीज का काम करेंगे, वो भी हम कंटिन्यू कराएंगे। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के सवालों के साथ। पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू बिरसा मुंडा एंड द मुंडा रेबेलियन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स दिए हैं बिरसा मुंडा के रिगार्डिंग, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड अगेंस्ट द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द बिरसा मुंडा वॉज ऑल्सो नोन एज धरती अब्बा। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 2 इज सिटमैक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज। सिटमैक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज इनमें से कहाँ किन कंट्रीज के बीच हो रही है? ऑप्शंस आर इंडोनेशिया, तुर्कमेनिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड, साउथ कोरिया, थाईलैंड, इंडिया, सिंगापुर या श्रीलंका, टर्की, ईरान। तो आपको बताना है सिटमैक्स किसके बीच में होती है। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज दक्षिण गंगा, भारती एंड मैत्री, दे आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? दक्षिण गंगा, भारती एंड मैत्री इनमें से क्या किससे रिलेटेड है? पहला है ग्लेशियर्स फॉर्मिंग ऑन द गंगा रिवर, इंडियन रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका, डिफेंस एक्सरसाइजेस बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, एंड स्पेस ऑब्जर्वेटरी सेट बाय इन कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड नासा। तो आपको बताना है कि इनमें से क्या सही है। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस। अटेम्प्ट जरूर अपनी तरफ से कर लो और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो लिख करके कि क्या आपने अटेम्प्ट किया है, ठीक है ना। एंड डू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड, फिर मैच करके मुझे बताना कि कितने सही हुए। मैं आंसर आपको बता रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन मैंने पूछा था बिरसा मुंडा जी के रिगार्डिंग, तो उसमें दूसरा स्टेटमेंट तो सही है कि बिरसा मुंडा वाज नोन एज धरती अब्बा, लेकिन पहला गलत है। एक्चुअली में जो बिरसा मुंडा या मुंडा रेबेलियन के ऑनसेट का रीजन था वो टेनेंसी नागपुर, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 नहीं था, रादर देन उनका एक सिस्टम था। देखो मैं आपको बताता हूँ, उनका एक सिस्टम था। जब आप पढ़ोगे डिटेल में तो पढ़ोगे कि उनको खूंटाकारी सिस्टम फॉलो करते थे, खूंटाकारी सिस्टम फॉलो करते थे। एंड इस सिस्टम को रिप्लेस करके, ये इनका ट्रेडिशनल सिस्टम था खूंटाकारी, इसको रिप्लेस करके जमींदारी सिस्टम ले आ दिया गया था, ठीक है ना। आप सबको पता होना चाहिए। तो ये जो खूंटाकारी सिस्टम है इसको रिप्लेस करके इनके रीजन में जमींदारी सिस्टम लाया, जहाँ पे फिर क्लासेस ऑफ जमींदार बनने लगे। एंड दैट वाज द मेन रीजन कि इनको क्यों आउटसाइडर से इतनी तकलीफ हुई। इनको लगा कि हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम को रिप्लेस किया जा रहा था, एंड दैट वाज द मेन रीजन फॉर दैट। ये तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बाद में उनके लिए लाया गया था कि उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। दूसरा क्वेश्चन था सिटमैक्स एक्सरसाइज किसके बीच में है? तो ये सी इज द करेक्ट आंसर। इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ये आपको याद रखना है। दक्षिण गंगा, भारती एंड मैत्री, तो इजी क्वेश्चन था, आप सबने कर लिया होगा। बी इज द आंसर, इंडियन रिसर्च बेस स्टेशन इन अंटार्कटिका, ठीक है ना। देखते हैं आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही सिंपल है। हैज इंडिया वीकेंड द COP26? क्या इंडिया ने COP26 जो ग्लासगो में रिसेंटली उसको वीक किया है या नहीं किया है? आपको इसके ऊपर सोचना है कि क्या क्या हमने साइन नहीं किया और किस तरीके से फेज आउट से हमने फेज डाउन करवाने की कोशिश की। तो क्या इन सबसे COP26 वीक हुआ है या नहीं? तो आपको बताना है कि हैज इंडिया वीकेंड द COP26? दिस इज द क्वेश्चन टू यू। आप लोग प्लीज लिखिएगा। एंड मेनी पीपल आर राइटिंग the answers now, है ना। कल आई थिंक रोशन भारद्वाज wrote the answer, सरस्वती प्रियंका सरस्वती sent me the answer, and Himanshi is writing the answer, Rajat is writing the answer, है ना। तो keep writing the answers and you will definitely get the benefit in your upcoming examinations. अगली जो न्यूज़ है वो है सब्ज बुर्ज रिस्टोर्ड टू इट्स मुगल एरा ग्लोरी। अब सब्ज बुर्ज जो है इट इज़ वन ऑफ दिल्लीज अर्लीस्ट मुगल एरा मॉन्यूमेंट्स। लगभग 1530 में इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1530 में इसको बनाया गया था। एंड बट देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ हु बिल्ट द टूम्ब फॉर हुम। इसको किसने किसके लिए बनाया था इसका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन 1530 में बना था। ये है, इट डिमॉन्स्ट्रेट्स द तिमुरिद आर्किटेक्चरल स्टाइल। तिमुरिद आर्किटेक्चरल स्टाइल को ये रिप्रेजेंट करता है। एंड ये हुमायूंस टूम्ब के पास है, याद रखिएगा। एंड
एंड इट इज डबल टूम्ड लाइक द हुमायूंस टूम्ड, हुमायूं टूम की तरह डबल डूम्ड है, सॉरी डोम्ड है, याद रखिएगा। इट इज डबल डोम्ड जस्ट लाइक द हुमायूंस टूम, ठीक है ना। एंड द टूम्स आउटर डोम इज डॉटेड विद ग्लेज्ड टाइल्स एंड डिस्प्लेज यूनिक जियोमेट्रिक एंड इंटरक्लेसिंग पैटर्न्स इन डिफरेंट कलर्स एंड फॉर्म्स अ प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द नेबरहुड स्काईलाइन। तो ये जो टूम है, इसका आउटर डोम है वो जो बहुत सारे उसमें डॉटेड विद ग्लेज्ड टाइल्स, ग्लेज्ड मतलब बिल्कुल चमकने वाली टाइल्स एंड डिस्प्ले करती हैं यूनिक ज्योमेट्रिक एंड इंटरलेसिंग पैटर्न को ये दिखाती हैं, ठीक है ना। आउटर जो पार्ट है इसका, याद रखिएगा डबल डोम है, पहली चीज तो डबल डोम है, तिमुरिद आर्किटेक्चरल स्टाइल है एंड 1530 में बना था, लेकिन इसका रिकॉर्ड नहीं मिला कि टूम किसने किसके लिए बनवाया था, ठीक है ना। सब्ज का मतलब वैसे ग्रीन होता है, जो ये सब्ज बुर्ज लिखा है ना, ये ग्रीन होता है वैसे मतलब, लेकिन जो टूम लार्जली है वो टर्कोइस ब्लू टाइल्स में कवर्ड है, ठीक है ना, टर्कोइस ब्लू टाइल्स में कवर्ड है। ओवरऑल इसका नाम अगर देखो तो सब्ज जरूर है यानी कि ग्रीन, लेकिन जो टूम एक्चुअली में दैट इज टर्कोइस ब्लू टाइल्स आउटर जो है, ठीक है ना। इसका जो सबसे बेहतरीन कैरेक्टर है जिसके कारण इसको रिस्टोर ये सब किया जा रहा है, वो यूनिक फीचर इसका कि जो इसके अंदर जब आप देखोगे कि जो इसका सीलिंग है वहाँ पे पेंटेड सीलिंग्स है, मतलब उसमें पेंटिंग्स बनी है जहाँ पे फ्लोरल मोटिव्स पैटर्न क्रिएटेड इन रियल गोल्ड एंड लापिस लजूली। तो रियल गोल्ड, लापिस लजूली और इन फ्लोरल मोटिव्स के जो पेंटिंग्स हैं वो इसकी सीलिंग में आपको देखने को मिलेंगे। सो दैट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ दिस सब्ज बुर्ज। आई होप यू विल ट्राई टू रिमेंबर दिस थिंग एज वेल, इसको याद रखेगा। एंड इसको अभी अब क्या किया है, रिस्टोर किया जा रहा है बाय द आगा खां ट्रस्ट जो है वो इसको रिस्टोर कर रहा है। दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिए। आगे मूव करते हैं, असर रिपोर्ट आ गई है। पहला सवाल तो ये कि असर रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, तो असर रिपोर्ट रिलीज करता है प्रथम नाम का एक एनजीओ, याद रखिएगा इसको लिख लो आप लोग, प्रथम नाम का एक एनजीओ है वो इसको रिलीज करता है, असर रिपोर्ट को रिलीज करता है। अब ये रिलीज होती है रिगार्डिंग द एजुकेशनल स्टेटस, जो इनरोलमेंट है या उनका रीडिंग स्टेटस है, लिटरेसी का स्टेटस, उसके रिगार्डिंग असर रिपोर्ट रिलीज होती है। तो असर रिपोर्ट का फुल फॉर्म है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 अभी रिलीज की गई है, जिसमें इन्होंने ये बताया कि जो इनरोलमेंट है वो पैंडेमिक के टाइम पे डिक्रीज हुआ है। कॉमन सेंस वाली बात है कि इनरोलमेंट जो है वो डिक्रीज हुआ होगा, तो वही चीज उन्होंने बताई है कि जो पैंडेमिक का टाइम था वहां पे इनरोलमेंट जो है वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना। एंड ओवर थर्ड ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन क्लास 1 and 2, फर्स्ट एंड सेकंड में इनरोल होने वाले एक मतलब 1/3 चिल्ड्रन ऐसे थे हु हैव नेवर अटेंडेड द स्कूल इन पर्सन, इन पर्सन उन्होंने कभी स्कूल ही अटेंड नहीं की, इनरोल जरूर हो गए लेकिन इन पर्सन नहीं की। ऑब्वियस सी बात है, कोविड-19 वाज देयर। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे कि स्मार्टफोन्स की अवेलेबिलिटी के बारे में उन्होंने बताया कि एक तो अवेलेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है, मतलब लोगों के घर में ऐसा नहीं कि सबके घर में अवेलेबल है, और जहाँ पे है भी वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस और ये सब बहुत कम किए गए, ठीक है ना। एंड स्टेट वाइज ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला, जैसे कि ना केरला का अगर देखो तो 91% स्टूडेंट्स थे एंड हिमाचल प्रदेश के 80% स्टूडेंट्स थे जो कि ऑनलाइन एजुकेशन लिए, लेकिन बिहार की बात करें तो केवल 10% लिए, वेस्ट बंगाल की बात करें तो केवल 13% लिए। तो कुल मिलाकर के जो ये मतलब स्टेट वाइज जो वेरिएशन था ना वो भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना, स्टेट वाइज वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला। दिस इज वॉट दी असर रिपोर्ट सेज इन इट्स रिपोर्ट, है ना, इसको याद रख सकते हैं आप लोग। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स। तो सब्ज बुर्ज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लेकिन वही चीज यहाँ पे दोबारा रिपीटेड है कि 1530 बना था। इमेंस सिग्निफिकेंस ड्यू टू सीलिंग ऑन इट्स डबल डोम स्ट्रक्चर, डबल डोम है ये जरूर लिख लेना। एंड हुमायूंस टूम्ब भी डबल डोम है ना, उसके गेटवे की तरह ये काम करता है, ये उसके गेटवे की तरह काम करता है। एंड इसमें जो सीलिंग है उसमें प्योर गोल्ड लापिस लजूली ये आपको देखने को मिलेगा। लापिस लजूली आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे भी देखने को मिला था ना, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगला जो आर्टिकल है वो रिगार्डिंग द फोरकास्ट फ्रॉम चाइना 6th प्लीनम। अब चाइना का 6th प्लीनम अभी किया गया, 6th प्लीनम या प्लीनरी सेशन बोलते हैं उसको, प्लीनरी सेशन बोलते हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, कमिटी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो इसको होल्ड करती है। एंड कम्युनिस्ट पार्टी को 100 साल हो रहे हैं एंड फॉर दैट रीजन इट वाज बीइंग हेल्ड। अब ये प्लीनम इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसने बेसिकली एक रेजोल्यूशन
अडॉप्ट किया है एंड इट इज ओनली द थर्ड टाइम द हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड इन द पार्टीज 100 years ऑफ एग्जिस्टेंस। पार्टी के 100 सालों में ये केवल तीसरी बार है जब एक रेजोल्यूशन आया है एंड इसीलिए ये प्लीनम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। दैट इज द रीजन व्हाई दिस प्लीनम इज इंपॉर्टेंट एंड प्लीनम विल बी रिमेंबर्ड मोर फॉर प्रोवाइडिंग एन इंसाइट इनटू द इवॉल्विंग शेप ऑफ सीपीसी एज इट कंप्लीट्स 100 years। मतलब कि सीपीसी अपने 100 साल कंप्लीट कर रही है, इसलिए प्लीनम को याद रखा जाएगा कि किस तरीके से वो अपने अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो डिक्लेरेशन हुआ है वो है कि जी जिनपिंग जो है उनको इस हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन में हेल्प्समैन की उपाधि दे दी गई है, ठीक है ना। ही हैज बीन एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ हेल्म्समैन। हेल्म्समैन मतलब कि अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे वैसे तो इस शिप का जो कैप्टन होता है ना उसको हेल्म्समैन बोलते हैं, है ना। तो हेल्म्समैन यहाँ पे चाइना में इन्होंने इनको उपाधि दे दी है एंड ये जो उपाधि है ये माओ जेडोंग इक्वेट करती है जी जिनपिंग को माओ जेडोंग के साथ और इनफैक्ट डेंग जियोपिंग और जेंग डियोपिंग से तो आगे ले आती है, ठीक है ना। तो ये जी जिनपिंग को जो पोजीशन दी गई है ही हैज बीन एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ हेल्म्समैन एंड देयरफॉर ही हैज बीन ब्रॉट इन इक्वालिटी विद माओ जेडोंग एंड अहेड ऑफ डेंग जियोपिंग, ठीक है ना। तो जी जिनपिंग जो है वो माओ जेडोंग के बराबर आ चुके हैं और डेंग जियोपिंग से तो आगे निकल चुके हैं। इसके अलावा इनके जो थॉट्स हैं सोशलिज्म में और चाइना का कैसा कैरेक्टर होना चाहिए, किस तरीके का सोशलिज्म फॉलो करना है, ये सारी थ्योरीज को काफ़ी ज़्यादा मतलब फुटेज और ये सब मिल रहा है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड इन्होंने डेंग जियोपिंग की थ्योरी और जियांग जेमिन की जो थ्योरी थी उसको कई तरीके से आउट क्लास कर दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे याद रखेगा एक थ्योरी थी द थ्योरी ऑफ थ्री रिप्रेजेंट्स, ये देख लेना, याद रखना द थ्योरी ऑफ थ्री रिप्रेजेंट्स। ये थ्योरी थी जियांग जेमिन की एंड एक थ्योरी थी थ्योरी ऑन साइंटिफिक आउटलुक ऑन डेवलपमेंट, ये थी हु जिनताओ की थ्योरी थी। दोनों थ्योरीज का नाम लिख लो बस आप लोग। थ्योरी ऑफ द थ्री रिप्रेजेंट्स ये जियांग जेमिन की थ्योरी थी, जियांग जेमिन की थ्योरी थी और एक थी हु जिनताओ की साइंटिफिक आउटलुक ऑन डेवलपमेंट की थ्योरी, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। दैट इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर। अब यहाँ पे जो प्लीनम डॉक्यूमेंट है वो एफर्म करता है जी जिनपिंग के थॉट्स को, जी जिनपिंग की थ्योरी को एज ओरिजिनल आइडियाज जो कि रिवॉल्व करते हैं अबाउट द मेजर क्वेश्चंस ऑफ आवर टाइम। फॉर एग्जांपल व्हाट काइंड ऑफ सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी अपहेल्ड, किस तरीके से सोशलिज्म को चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ डेवलप किया जाना चाहिए, ठीक है ना। किस तरीके से मार्क्सिस्ट पार्टी डेवलप की जानी चाहिए, है ना। एंड किस तरीके से पार्टी अपने टास्क को पूरा करे, ये सारी चीज़ें इस प्लीनरी सेशन में इसका डिस्कशन किया गया, ठीक है ना। इसको आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी कि ये हेल्म्समैन की बात तो ज़रूर याद रखेगा, ठीक है ना। हेल्म्समैन की बात ज़रूर याद रखेगा एंड ये यहाँ पे जो आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी है जी जिनपिंग के साथ एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। लिबरलिज्म की जगह अब रिजिडिटी जो रहेगी दैट विल बी द न्यू नॉर्मल इन चाइना। ऑलरेडी वो चीज़ हो रही है, रिजिडिटी जो हो रही है ऑलरेडी हो रही है, बट जी जिनपिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं काफ़ी रिजिड कैरेक्टर्स हैं, काफ़ी असर्टिव कैरेक्टर्स हैं, वो रिप्लेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि वेस्ट के लिए क्या सोचने वाली बात है। वेस्ट के लिए सोचने वाली बात ये है कि वेस्ट थोड़ा गलत फहमी में है। वेस्ट को लगता है कि इकोनॉमी वाइज अगर चाइना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो जी जिनपिंग की वैल्यू घट जाएगी, लेकिन ऑथर ने के अकॉर्डिंग कि वेस्ट को ये समझना चाहिए कि सीपीसी इज नॉट मेयरली रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सक्सेस। मतलब सीपीसी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इज नॉट मेयरली रिगार्डिंग इकोनॉमिक सक्सेस, वो दूसरी चीज़ें भी देखते हैं और इस कारण से उनका जो ये सोचना है कि इकोनॉमी वाइज जब तक वो अच्छा कर रहे थे तब तक ही उनकी वैल्यू रहेगी, इकोनॉमी वाइज अच्छा नहीं करेंगे तो ये गलत एक इनका वो है। इसके अलावा इंडिया के लिए ऑथर ने जरूर कहा है कि हमारे प्लानर्स को ये सोचना पड़ेगा कि वो किस तरीके से चाइना के साथ डील करना चाहते हैं, ठीक है ना। दे हैव टू चेंज द स्ट्रेटजी ऑफ डीलिंग विद चाइना, आइदर दे शुड गो विद द करंट स्ट्रेटजी जो कि अभी कन्फ्रंटेशन की स्ट्रेटजी है। अभी की जो स्ट्रेटजी है वो कन्फ्रंटेशन की स्ट्रेटजी है, तो या तो वो इसको चेंज करेंगे और थोड़ा बैक चैनल डिप्लोमेसी या दूसरे माध्यमों से वो रिलेशनशिप्स को नॉर्मल ले आने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज दे विल हैव टू डील विद देम लाइक दिस ओनली, ठीक है ना।
एंड दूसरी चीज़ हमें ये भी देखना है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ लगा हुआ है, दूसरे जो नेशंस हैं हमारे एशिया में वो भी चाइना के साथ लगे हुए हैं। तो हमको देखना है कि किस तरीके से हम अपना क्लैमर बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे में हम किस तरीके से अपने फ्रेंडशिप, अपने रिलेशनशिप्स को डेवलप कर सकते हैं, सीइंग दैट कि वहाँ पे चाइना इस तरीके से इन्वॉल्व है। ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। मोर अ प्राइवेट सेक्टर प्राइमर देन हेल्थ केयर पाथवे। अब यहाँ पे अभी नीति आयोग की नई रिपोर्ट आई है, ऑथर ने केवल उस रिपोर्ट के बारे में ही जजमेंट दिया है, ठीक है ना। सबसे पहले ऑथर ने बोला है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आई, जिसका एम था हॉस्पिटलाइजेशन कवर अप टू 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर एनम दिया जाए। 5 लाख रुपीज तक का हॉस्पिटलाइजेशन कवर पर फैमिली पर एनम दिया जाए। एंड दिस विल बी गिवन टू द वल्नरेबल पॉपुलेशन ऑफ नियरली 50 करोड़ पीपल। 50 करोड़ पीपल यानी कि 10 करोड़ फैमिलीज हो गई, मान लो 10 करोड़ फैमिलीज आप मान सकते हैं, तो उनको ये दिया जाएगा, ठीक है ना। ऑथर ने कहा है कि नीति आयोग अभी एक नई रिपोर्ट लेकर के आया जिसका नाम है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल। याद रखेगा, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल, जिसमें उन्होंने जो मिडिल क्लास है, देखो हेल्थ इंश्योरेंस एक दो क्लासेस तो हो गई, जिन पे एक हो गई एफ्लुएंट क्लास और एक हो गई थोड़ा पुअर क्लास। बीच में जितनी ये सैंडविच की तरह बने हुए बीच में है ना, ये कहलाती है मिसिंग मिडिल। मतलब यहाँ पे सबसे अधिक प्रॉब्लम होती है कि इनके पास कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कई लोग कर सकते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि ये इनको किस तरीके से डील किया जाए, किस तरीके से टारगेट किया जाए। जो मिडिल सेक्शन है, इनके लिए इंश्योरेंस की बात की गई है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को अटेन करने के लिए। अब ऑथर ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पे नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में 2-3 सजेशंस दिए हैं। पहला तो उन्होंने कहा है कि ये तो एक होता है कंट्रीब्यूटरी मैकेनिज्म होता है, जिसमें एक आधा आप देते हो, आधा फिर प्राइवेट एंटिटी देती है ना, कंट्रीब्यूटरी हो गया। दूसरा आउट ऑफ पॉकेट वाला हो जाता है, तो यहाँ पर दोनों ही मेथड्स में ऑथर ने कहा है कि जो दोनों मेथड्स हैं उनके मतलब कि ऐसे स्टोरीज हैं जहाँ पे वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। यहाँ पे देखो ऑथर ने कहा है कि दोज इवन विद अ रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ पॉलिसी विड नो दैट नो कंट्री हैज अचीव्ड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सोली बाय रिलाइंग अपॉन द प्राइवेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग हेल्थ केयर। तो ऑथर ने यहाँ पे नीति आयोग की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा है कि कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो केवल प्राइवेट सोर्सेज से फाइनेंशियल हेल्थ कवरेज या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है वो अटेन कर पाए। तो यहाँ पे ऑथर ने यही सजेशन दिया है कि भैया अगर आप पूरी तरीके से प्राइवेट पे डिपेंडेंट हो या आपकी कोई भी मेथडोलॉजी जो प्राइवेट डिपेंडेंट है वो काम नहीं करने वाली है। एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे स्विट्जरलैंड का दिया है। स्विट्जरलैंड प्रीडोमिनेंटली प्राइवेट इंश्योरेंस पे ही डिपेंडेंट था, लेकिन एक वहाँ पे कॉम्पिटिटिव मॉडल था इंश्योरेंस का, लेकिन सर्टेन इंपॉर्टेंट चेक्स एंड बैलेंसेस वर एग्जिस्टिंग देयर। वहां पे लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस एग्जिस्ट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल दीज बेनिफिट्स वर एज्ड इन द लेजिस्लेशन। वो सारे जो बेनिफिट्स जो भी थे वो लेजिस्लेशन के थ्रू लेके आए गए थे। बेसिक इंश्योरेंस जो था वो मैंडेटरी था एंड नॉट फॉर प्रॉफिट था, मतलब कि बेसिक इंश्योरेंस फ्री में किया गया था, नॉट फॉर प्रॉफिट किया गया था। फिर यहाँ पे देखो सारी चीजें जो है क्रीम स्कीमिंग एंड रिस्क डिस्क्रिमिनेशन आर प्रोहिबिटेड। रिस्क के डिस्क्रिमिनेशन वहां पे, क्रीम स्कीमिंग वहां पे प्रोहिबिटेड है, ठीक है ना। एंड इस तरीके के चेक्स एंड बैलेंस अगर हमको चाहिए इंडिया में भी लाने पड़ेंगे अगर हम चाहते हैं तो ये सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस नहीं किए गए हैं नीति आयोग में, ठीक है ना। They were not discussed in that. फिर नीति रिपोर्ट defies the universally accepted logic that UHC invariably entails a strong and overreaching role of the government. तो यहाँ पे नीति आयोग ने जितना प्राइवेट को जोर दिया है उससे ये समझ में आता है कि नीति आयोग ने गवर्नमेंट के रोल को कहीं ना कहीं इग्नोर भी किया है, कोशिश की है कि गवर्नमेंट के रोल को कम से कम रखा जाए। ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट के रोल को तो कम कर ही नहीं सकती। इनफैक्ट जब हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करते हैं तो वो कभी भी प्रॉफिट मोटिव से हो नहीं सकता। वो तभी हो सकता है जब आप एक तरीके से कहना चाहते हो कि मतलब कि यू आर लुकिंग मोर फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी रादर देन द प्रॉफिट। एंड प्राइवेट जब भी इन्वॉल्व होगा तो प्रॉफिट मोटिव रहेगा, ना कि बेनिफिट टू द सोसाइटी। इसीलिए ऑथर ने यहाँ पे ये भी कहा है कि यूएचसी अगर आप कर रहे हैं, चाहते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अगर आप चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा मॉडल सोचना पड़ेगा जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ना कि ऐसे मॉडल जिसमें प्राइवेट एंटिटीज के ऊपर आप डिपेंडेंट रहें। इसलिए ऑथर ने लास्ट में ये भी कहा है कि आपको हेल्थ स्पेंडिंग्स जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी टू द परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी कि 3% तक आपको लाना पड़ेगा टू द परसेंटेज ऑफ जीडीपी बाय 2025। 2025 तक आपको इतना करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज। वाइड फॉल्ट लाइंस विद इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स।
अब यहाँ पे ऑथर ने ये कहा है कि जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, जिसको कि जर्मन वॉच निकालता है, वो उसमें बहुत सारी फॉल्ट लाइंस है, मतलब उसको निकालने में जो मेथोडोलॉजी बहुत ही फॉल्टी मेथोडोलॉजी है। तो पहले तो लिख लो कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स निकालता कौन है, जर्मन वॉच निकालता है, ठीक है ना। अब ये लगभग 180 कंट्रीज को रैंकिंग देता है, लेकिन इसकी मेथोडोलॉजी में कुछ फॉल्ट्स हैं जो ऑथर ने यहाँ पे एक करके डिस्कस किए हैं। पहला जो है, ऑथर ने कहा है कि जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है वो रैंक करता है कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ 4 की इंडिकेटर्स, 4 की इंडिकेटर्स हैं। number of deaths per 1 lakh inhabitants, sum of losses in purchasing power parity एंड लॉसेस पर यूनिट ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि जीडीपी का लॉस देखते हैं ये पर यूनिट, इसके अलावा परचेजिंग पावर पैरिटी का लॉस देखते हैं, नंबर ऑफ डेथ देखते हैं, नंबर ऑफ डेथ पर 1 लाख इनहैबिटेंट देखते हैं। तो ये जो मेथोडोलॉजी, ये ऑथर के अकॉर्डिंग क्या है, ये मैक्रो इंडिकेटर्स है, दीज आर द मैक्रो इंडिकेटर, मतलब ये बिग पिक्चर है, ऊपर से है, जरूरी नहीं कि ये क्लाइमेट चेंज और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ऑथर ने कहा कि चूंकि ये बिग पिक्चर है, ये मैक्रो इंडिकेटर्स है। दूसरी चीज ऑथर ने जो कही है वो ये है कि इस इंडेक्स में इट सफर्स फ्रॉम एक्सक्लूजन एरर्स एंड सिलेक्शन बायसेस, इट सफर्स फ्रॉम एक्सक्लूजन एरर्स एंड सिलेक्शन बायसेस। यहाँ पे देखो, कंपोजिट इंडिकेटर्स आर बेटर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द माइक्रो इंडिकेटर। जैसे ही आपने मैक्रो की बात की, अब जैसे पहले पॉइंट से जुड़ा पॉइंट है, चूंकि ये मैक्रो इंडिकेटर्स पे बेस्ड है, इसीलिए एक्सक्लूजन एरर होगी, बहुत सारे माइक्रो फाइनर पॉइंट्स इसमें मिस हो जाएंगे। इसीलिए ऑथर ने कहा है कि यहाँ पे अगर आप देखो तो की माइक्रो इंडिकेटर, जैसे कि अगर आपने लॉस ऑफ पीपल इंजर्ड लिया होता, लॉस ऑफ लाइवलीहुड लिया होता, लॉस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिया होता, क्रॉप लॉसेस लिए होते, तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल पाती, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज। इसके अलावा ऑथर ने तीसरा जो पॉइंट लिया है वो ये लिया है कि द इंडेक्स अकाउंट्स फॉर इंफॉर्मेशन ऑन वेदर रिलेटेड इवेंट्स लाइक स्टॉर्म्स, फ्लड्स, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स एंड मास मूवमेंट। तो यहाँ पे वेदर रिलेटेड फिनोमिनल्स तो लिए गए हैं, जैसे स्टॉर्म्स है, फ्लड है, टेम्परेचर एक्सट्रीम है या मास मूवमेंट है, लेकिन अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, सुनामी, ये सब नहीं इंक्लूड किए गए हैं। तो क्लाइमेट चेंज का तो ये भी कहीं ना कहीं ये भी उसके से ही रिलेटेड है ना। इनमें एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट भी इंक्लूडेड रहता है, तो ये चीज़ें इंक्लूड नहीं की गई हैं। इसके अलावा जो रैंकिंग है अंडर द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है, इसकी रैंकिंग जो है दैट इज बेस्ड अपॉन द डेटा कलेक्टेड बाय म्यूनिक्स रीनैट कैट सर्विस, म्यूनिक की है रीज नैट कैट सर्विस, और विच इज नॉट वैलिडेटेड एट द ग्राउंड लेवल। इसका जो डेटा है नैट कैट सर्विस का, उसको वैलिडेट नहीं किया जाता है ग्राउंड लेवल पे, एंड दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे इसको सही नहीं माना जा सकता, ठीक है ना। ऑथर ने यहाँ पे इंडिया का लेटेस्ट मॉड्यूल की तारीफ की है, जिसका नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, NDMIS, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये कैप्चर करता है डैमेज एंड लॉसेस कॉज्ड बाय द डिजास्टर्स एंड मॉनिटर्स द टारगेट्स ऑफ द सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो ये मैनेज करता है, कैप्चर करता है डैमेजेस को जो कि होते हैं डिजास्टर के कारण, और ये सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की जो टारगेट्स हैं उनको टारगेट करता है, ठीक है ना। इसमें डेथ, इंजरी, अफेक्टेड पॉपुलेशन, कैटेगरी वाइज इसका डेटा इंक्लूड होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर्स, ये सारी डेटा इसमें इंक्लूड करते हैं, है ना। और बहुत सारे मेजर क्लाइमेटिक इवेंट्स जो हैं वो NDMIS के अंदर कैप्चर्ड है। तो इसकी तारीफ ही की ऑथर ने NDMIS की। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। पंचामृत गोल्स आपको पता होंगे, 5 फोल्ड डिक्लेरेशन। ऑथर ने यहाँ पे एक चीज क्लियर कही है कि ये इंडिया के कमिटमेंट नहीं है। पंचामृत जो गोल्स हैं, दे आर ओनली टारगेट्स फॉर इंडिया, नॉट द कमिटमेंट्स ऑफ इंडिया इन द UN। तो ये इंडिया के टारगेट्स ना माने जाएं, ये इंडिया के कमिटमेंट्स ना माने जाएं, ये इंडिया के टारगेट्स हैं जो पंचामृत है। पंचामृत में कौन कौन से हैं कि 500 गीगावाट 2030 तक ये रिन्यूएबल एनर्जी लाएंगे। इसके अलावा 2070 तक ये कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। इसके अलावा 50% इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी बाय 2030। इसके अलावा 1 बिलियन टन तक ये 2030 तक रिडक्शन करेंगे। और इसके अलावा जो कार्बन इंटेंसिटी है ऑफ इट्स इकोनॉमी, उसको लेस देन 40% पर ला देंगे, है ना। तो कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी विल बी रिड्यूस टू लेस देन 45%। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने
पंचामृत टारगेट्स में कही है। अब कंट्रीज कह रही हैं कि इंडिया जो है वो वीक कर रहा है ग्लासगो पैक्ट को। अब आपने देखा होगा कि इसमें इंडिया ने जो मीथेन प्लेज है उसको नहीं साइन किया। इसके अलावा जो डिक्लेरेशन था ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से रिलेटेड, फॉर डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड, उसको नहीं साइन किया है, ठीक है ना। और इसके अलावा फेज डाउन आउट की जगह फेज डाउन कर दिया। तो इस सब कारण से कई लोगों ने एलिगेशन लगाए, लेकिन इंडिया का कहना है कि भैया फेज डाउन फेज आउट वाली बात चाइना ने भी बोली है और यूएसए के भी मतलब स्टेटमेंट में आई है। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा जो बट्टा है हमारे ऊपर फाड़ दो, है ना, ये बिल हमारे ऊपर मत फाड़ो। और ये जो है दूसरी कंट्रीज ने भी यही माना है। और इंडिया अकेली कंट्री नहीं जिसने अपने कार्बन बजट से नीचे एमिट किया हो, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो डेवलपमेंट के लिए ऐसा चाहती हैं, इसीलिए फेज आउट की जगह फेज डाउन वर्ड यूज किया गया। तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना, कि कहाँ पे इंडिया अच्छा कर सकता था और कहाँ पे इंडिया ने अच्छा नहीं किया, ठीक है। इंडिया टू होल्ड फर्स्ट 2+2 टॉक विद रशिया। तो यहाँ पे 2+2 तो आपको पता ना कि 2 लोग यहाँ से आते हैं, एक होता है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एक होता है डिफेंस मिनिस्टर। तो ये डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स दोनों मिलते हैं, दोनों साइड के। इंडिया रशिया अपने 2+2 करेंगे, जिसमें ऐसा माना जा रहा है कि डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन सब के बहुत सारे पैक्ट्स जो हैं वो साइन होने वाले हैं, ठीक है ना, इंडिया और रशिया के बीच में ये होने वाला है। तो दैट इज आई थिंक विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। मालदीव्स रिजेक्ट इंडिया आउट कैंपेन। तो यहाँ पे एक्चुअली मालदीव्स में कैंपेन चल रहा है इंडिया आउट का, ठीक है ना। तो यहाँ पे मालदीव्स में जो गवर्नमेंट है उसने कहा है कि नहीं भैया, इंडिया हमारी क्लोज एलाय है और बिल्कुल हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट है सोली, है ना, मोहम्मद सोली है वहाँ के प्रेसिडेंट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया हैज़ बीन अ ट्रू कंपेनियन एंड क्लोजेस्ट एलाय एंड अ ट्रस्टेड नेबर। ये 3 चीज़ें उन्होंने कही हैं, ट्रू कंपेनियन, क्लोजेस्ट एलाय, ट्रस्टेड नेबर, इन्होंने कहा है। एंड इस कारण से हम इंडिया को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, वहाँ पे उन्होंने रिजेक्ट किया है। एंड इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन मालदीव्स क्लोजेस्ट एलाय एंड ट्रस्टेड नेबर, इसलिए इनको जो ये चीज़ है वो हम करेंगे, इनके साथ रहेंगे, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। कल इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। मतलब अब हराने से होगा भी क्या, बात तो वही है कि जब जरूरत थी तब आपने हराया नहीं। अब यहाँ पर देखो 2 तरीके के जस्टिस के बारे में लिखा गया है। नो कंट्री फॉर प्रोसीजरल जस्टिस। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, 2 तरीके के जस्टिस होते हैं यहाँ पे। एक जस्टिस होता है प्रोसीजरल जस्टिस, लिख देता हूँ प्रोसीजरल जस्टिस, प्रोसीजरल, और दूसरा होता है सब्सटैंटिव, ठीक है ना, सब्सटैंटिव जस्टिस, ठीक है ना। प्रोसीजरल जस्टिस जो होता है वो प्रोसीजर, फेयरनेस ऑफ द प्रोसीजर को बोलता है, कि मतलब कितना फेयर प्रोसेस था जो कि अप्लाई किया गया था, ठीक है ना, कितना फेयर प्रोसेस था जो कि फॉलो किया गया था। एंड जो प्रोसीजरल जस्टिस है वो यही बोलता है, उसमें कंसिक्वेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे जॉन रॉल्स ने कहा है कि अगर आप प्रोसीजर सही फॉलो करते हो, तो आपका रिजल्ट जो है वो सही आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है अमूमन। उन्होंने दोनों बातें की हैं, एक्चुअली दोनों बातें ही की हैं, लेकिन अमूमन जो प्रोसीजरल जस्टिस ये चीज़ मान के चलते हैं कि अगर आपने प्रोसीजरल पूरा फेयर यूज़ किया है तो आपका जस्टिस जो है वो डिलीवर होगा। दूसरा होता है सब्सटैंटिव जस्टिस। सब्सटैंटिव जस्टिस आउटकम देखता है, मतलब लॉ को देखता है कि जैसे आपने कोई काम किया तो लॉ के अकॉर्डिंग आपको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो सब्सटैंटिव जस्टिस उस फाइनल आउटकम को देखता है, फाइनल लॉ को देखता है, लॉ कितना सही है ये देखता है, उसकी प्रोसीजर से उसको मतलब नहीं होता, जो हुआ वो कितना सही था। एंड इसीलिए जो ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि जो इनकाउंटर्स होते हैं वो सब्सटैंटिव जस्टिस की तरफ जाते हैं, सब्सटैंटिव जस्टिस की तरफ जाते हैं, ना कि प्रोसीजरल जस्टिस की तरफ। देखो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दोनों चीजें पहले एक्सप्लेन की हैं, तब मैं आर्टिकल पे आया हूं, अदरवाइज आपको समझ नहीं आता। अगर मैं सीधे थ्योरी देने लगता तो आपको नहीं समझ में आता। तो जो इनकाउंटर्स होते हैं, जो पुलिस होती है, वो हमेशा से सब्सटैंटिव जस्टिस के फेवर में रही। मतलब उसको देखना है कि जो आउटकम था वो लॉफुल था कि नहीं था, मतलब वो सही था कि नहीं था, ठीक है ना। तो जैसे हैदराबाद में जब इनकाउंटर्स हुए बिकॉज ऑफ द वहाँ रेप केस हुआ था, ठीक है ना, तो हमने देखा कि वहाँ पे लोगों ने उसको सेलिब्रेट भी किया, लोगों ने उसको एंजॉय भी किया। यही चीज़ ऑथर ने कहा भी है कि लोग भी प्रेफर करते हैं। जैसे सिम्बा का एग्जाम्पल दिया ऑथर ने, यहाँ पे सिम्बा का एग्जाम्पल दिया कि जिसमें वहाँ पे 2 जो रेपर्स रहते हैं उनको कस्टडी में मार दिया जाता है, तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है हमारे यहाँ। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज यहाँ पे जो ये जस्टिस है ये सब्सटैंटिव जस्टिस है, मतलब कि यहाँ पे प्रोसेस डिपेंडेंट नहीं है जस्टिस की। प्रोसेस सही हो सकता है, गलत भी हो, लेकिन जो हुआ वो सही हुआ, इसको ज्यादा बेनिफिट दिया जाता है। अब ऑथर ने कहा कि एक केस था आंध्र प्रदेश सिविल लिबर्टीज कमेटी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, 2009 का एक केस था, जिसमें ये जजमेंट निकाला था वहां पे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कि अगर
इनकाउंटर होगा तो एफआईआर पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट होगी, लेकिन इसका अपोजिशन किया पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने आंध्र प्रदेश के, एंड फिर ये लॉ वापस लेना पड़ा, इसके ऊपर एक होल्ड लगाना पड़ा। याद रखेगा, इसके ऊपर जस्टिस मतलब जुडिशरी ने भी होल्ड लगाया। और यहाँ पर आज भी वही चीज़ है कि अगर मतलब इनकाउंटर जिसके अगेंस्ट होता है, एफआईआर भी उसी के अगेंस्ट हो जाती है ना। यहाँ इंडिया का रूल यही है कि एफआईआर जिसके अगेंस्ट होती है, इनकाउंटर जिसका होता है उसी के अगेंस्ट वही होता है। देखो लिखा है, द नॉर्म इज सच एक्स्ट्रा जुडिशियल killing has always been to file an FIR against the killed and not against the killers। तो यहाँ पे एक्चुअली में हम उनको किलर की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो भी सब्सटेंटिव जस्टिस का हिस्सा है। तो ये दोनों जस्टिस मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, कीप लाइकिंग अस, कीप शेयरिंग अस, दैट इज इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।